तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज के क्लास में संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बाद जो अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है सलाइंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। आमतौर पे लोग इसको छोड़ देते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन इसमें इसकी महत्ता इस बात में है कि अगर आप विशेषता को पढ़ लेते हैं, इसके स्लाइड फीचर्स को पढ़ लेते हैं, तो जो आगे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया आपके पास चला जाएगा कि आखिर हमारा संविधान कैसा है। तो उस दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम लोग आज के क्लास में इसी को फोकस करते हुए अपने क्लास को जारी रखेंगे। तो भारतीय संविधान है क्या, एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है कि यह एक परलेख है। घबराइएगा नहीं कि हिंदी लिख रहे हैं, इसका इंग्लिश लिख देंगे। परलेख का अर्थ होता है एक डॉक्यूमेंट्स, सिंपल सी बात। क्या है? एक डॉक्यूमेंट्स। अब सवाल पैदा होता है कि कैसा डॉक्यूमेंट्स है। आप जो लिखना शुरू करें तो एक सिस्टम के तहत अपने आंसर को लिखें, क्वेश्चन एराइज करें, व्हाट से, व्हाई से, और उसका जवाब ढूंढे अपने टॉपिक के कंसर्न में। तो आपको एक स्मूथली आंसर आपके दिमाग में उभर करके चला आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो एक बोझ सा लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कहाँ से शुरू करें, क्या लिखें, तो उन लोगों के लिए जवाब है कि सबसे पहले व्हाट से अपनी विचारधारा को शुरू। क्या है ये, जैसे ही आप क्या कहिएगा वैसे उसका जवाब आप खोजिएगा, तो आपका वहाँ से शुरुआत हो जाएगा। उसके बाद आप सवाल कीजिए कि क्यों है, भाई आखिर ये है तो क्यों है, तो आपको दूसरा जवाब मिल जाएगा। और इस ढंग से आप कंटिन्यूअस सोचते सोचते उसके बारे में लिखना या सोचना शुरू कर देंगे। हम इसी नियम को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। आप बहुत सारे पुस्तक पढ़ करके आए होंगे या पढ़े होंगे अपने जीवन में। हम जो इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वो सबसे हट करके है, सबसे इतर है। तो परलेख है, तो कैसा परलेख है? तो एक देश को, किसी भी देश को नियमों में आबद्ध करने वाला है। आबद्ध मतलब बांधने वाला है। आबद्ध करने वाला परलेख। ठीक है, ए डॉक्यूमेंट विच इज रेगुलाइज ए कंट्री बाय द लॉ। ये डॉक्यूमेंट्स क्या है कि एक ऐसा परलेख है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, सॉरी संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक ऐसा परलेख है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो एक देश को कानून से चलाने के लिए मजबूर करता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि देश को कानून से क्यों चलाया जाए? अपने मर्जी से भी चलाया जा सकता है। तो कानून से चलाने की आवश्यकता इसलिए है, ये जो बात हमने कही इसकी आवश्यकता इसलिए है विकास, शांति के लिए, यानी डेवलपमेंट और पीस के लिए।
जो ह्यूमन का, मनुष्य का सबसे परम लक्ष्य है इस संसार में, आप माने या ना माने, वो यही है कि शांति रहे और विकास हो। अगर शांति नहीं होगी तो विकास नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से को रिलेटेड है, अंतर संबंधित है। और हम राज्य की, किसी देश का परिकल्पना जो करते हैं, जो सोचते हैं, वो इसी उद्देश्य से सोचते हैं। वरना एक लंबे समय तक व्यक्ति राज्यविहीन रहा, स्टेटलेस रहा, देशविहीन रहा, कंट्रीलेस रहा। और ये एक आधुनिक विचारधारा था कि लोगों ने अपने आप को एक नेशंस में आबद्ध किया, बांधा कि नहीं हमारा एक देश होगा। पहले भी था, पहले के देश में अंतर यह था कि राजाओं की सेनाओं द्वारा निर्धारित देश था। अब के देश का अंतर यह है कि जनता की भावनाओं द्वारा निर्धारित देश है। उसमें उसकी राष्ट्रवादी विचारधारा है, 1 इंच भूमि छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता है, उसके लिए अपनी जान लगा देता है। तो पहले के देश में, कल आप नहीं आए थे, पहले के देश में और आज के देश में ये फर्क है। बात समझ में आ रही है? तो हम, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हम पहले वाले माने मध्यकालीन या प्राचीन कालीन देश की बात बोल रहे हैं। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां अलग थीं, आज की राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। उस समय नेशनलिज्म जैसी भावनाएं नहीं थी, राष्ट्रवाद जैसी भावना नहीं थी, या थी भी तो उसका दूसरा रूप था। आज के समय पूर्णतः एक नवीन विकसित राष्ट्रवादी विचारधारा है। जो कोई भी धर्म का मानने वाला देश लोग हो, वो इस विचारधारा से अछूता नहीं रहता है। यहाँ तक कि नास्तिक भी है, वो भी राष्ट्रवादी होता है। तो ये हुआ। अब देखिए कि ये इतना बड़ा गोल था, यानी विकास और शांति, कि इसको प्राप्त करने के लिए हम लोगों के जो राष्ट्रीय नेतृत्व था, जो नेशनल लीडरशिप था, या कह लीजिए जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने, स्वतंत्रता सेनानियों ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो ये लक्ष्य था, स्वतंत्रता सेनानियों यानी फ्रीडम फाइटरों ने जो ये लक्ष्य था, जो ये एम था, यानी शांति और विकास, इसके लिए क्या किया? तो एक लंबा संघर्ष चलाया। और एक वैचारिक आयाम तैयार किया। और विविधता में एकता एवं समन्वय स्थापित किया। और स्वतंत्रता की विरासत का सृजन किया। और तब भारत अंग्रेजों वाला भारत नहीं रहा, बल्कि 1947 में एक नवीन भारत का उदय हुआ। और जब, घबराइए नहीं, हम सब समझा रहे हैं, और जब संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बना रहा था, तो उसके सामने ये सारी चीजें थी। वो लोग पूर्व के विचारों से पूरी तरीके से बंधे हुए थे, और उन्हीं विचारधाराओं के कारण जो है वो संविधान में बातें लिख रहे थे। कोई अपने तरफ से नई बात जोड़ने का प्रयास नहीं हो रहा था। इसीलिए हमारे संविधान बनने के प्रोसेस में एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ये उभर करके सामने आया था कि पूरे संविधान में कोई भी अनुच्छेद का प्रस्ताव आया तो उस पर वोटिंग नहीं हुई। सर्वसम्मति से पूरा संविधान का एक एक अनुच्छेद पास हुआ है। और वो इसलिए क्योंकि जो भी अनुच्छेद उसमें शामिल किए गए, उसका एक पृष्ठभूमि था,
उसके लिए संघर्ष हुआ था, उसके लिए लोगों ने खून बहाई थी, वो हमारे देश की विरासत थी, उसको हम नहीं छोड़ सकते थे। और कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था संविधान सभा में। इसीलिए जितने भी प्रस्ताव पास किए गए वो सर्वसम्मति से, उसमें कोई वोटिंग नहीं हुई। क्लियर? तो हम बता रहे थे कि जो प्रलेख था, जो डॉक्यूमेंट्स था, वो इसलिए बनाया जाता है आधुनिक काल में कि एक देश, एक राज्य शांति के साथ विकास कर सके। और ब्रिटिश पीरियड में यही चीज हैम्पर हो रहा था। ऐसा नहीं था कि शासन उस वक्त नहीं था, अंग्रेजों ने शासन स्थापित किया था, बल्कि ये कह लीजिए कि भारत पहली बार राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से पूर्व के कालों से भी अधिक सशक्त हुआ था। जितना मुगल भारत को एक नहीं कर पाए थे, उससे ज्यादा अंग्रेज करने में सफल हुए। एक अलग क्लासी है, उस पे हम यहाँ बहस नहीं करना चाहते। लेकिन सबों के बावजूद एक सशक्त प्रशासन, एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर्स बनाने के बावजूद भी भारत भारतीयों के कंटेक्स्ट में, भारतीयों के दृष्टि से न ही विकास कर पाया था और न ही भारतीयों को ऐसे शासन से शांति थी, पीस थी। और ये चीज पूर्व के कालों में नहीं था। आप अगर गौर से देखें तो पूर्व के काल के भी जो शासक थे वो देशी नहीं थे, उनका ओरिजिन दूसरे देश से था, चाहे मुगल हो चाहे तुर्क हो, या उसके और पहले जाइए तो चाहे हुन हो, कुषाण हो, शक हो, पहलव हो, ऑल ऑफ देम आर फॉरेनर्स, इन्वेडर, ये सभी के सभी आक्रमणकारी थे। लेकिन भारतीयों ने इन आक्रमणकारियों का विरोध नहीं किया, अंग्रेजों का विरोध किया। इसका बेसिक कॉज जो था, मूलभूत कारण जो था, वो ये था कि अंग्रेजों से पूर्व के जितने आक्रमणकारी थे, इन्वेडर थे, उनका उद्देश्य जहां से आए थे उनका विकास करना नहीं था। अपने मातृभूमि से, मदरलैंड से वो पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो चुके थे और उन्होंने शासन व्यवस्था चलाकर जो भी करों की वसूली की, वो सभी का इन्वेस्टमेंट भारत में ही किया। और उस शासन का उद्देश्य शोषण करना नहीं था, एक्सप्लॉयटेशन करना नहीं था। तो मुगल भी विदेशी, अंग्रेज भी विदेशी, लेकिन दोनों के शासन में जो महान अंतर था कि अंग्रेजों का मूलभूत उद्देश्य यह था कि भारत से शोषण करके हम ब्रिटेन को धनी और संपन्न बनाए, वहां के औद्योगिक क्रांति के लिए नीतियां भारत में बने। और इस वजह से सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश ब्रिटिश शासनकाल के 100 वर्षों के अंदर ही कंगाल हो गया, सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो ये जो चीज थी उससे विकास रुक गया। हम मॉडर्न इंडिया पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स, कृषि का व्यवसायीकरण। उसमें आप देखिए कि कैसे अपने यहां वो कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप कर रहा है, कैसे भारत में कर रहा है। तो नीतियां अपने देश के लिए अलग, भारत के लिए अलग। इंडस्ट्रियलाइजेशन अंग्रेजों ने किया, औद्योगिकरण किया, लेकिन अपने देश में जो नीतियां अपनाई वो भारत में नहीं अपनाई। तो यहां जो भी पॉलिसीज इकोनॉमी के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अपनाई गई, उसका एक ही उद्देश्य था कि अधिक से अधिक हम भारतीयों का शोषण कैसे करें। और इस सभी नीतियों के कारण डेवलपमेंट ब्रिटेन का हुआ, भारत और इसके लोगों का डेवलपमेंट नहीं हुआ। और इस डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से शांति जो है हमारे पास नहीं आई, बाधित हुई। तो जब हमें इसका एहसास हुआ, पहले एहसास नहीं था, पहले सुखी संपन्न थे लोग, लेकिन ब्रिटिश पॉलिसीज के कारण जब इनको एहसास हुआ, जब दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पंफलेट में जब इन सारे चीजों का उद्भेदन किया, क्लैरिफिकेशन किया कि ब्रिटिश रूल्स किस तरीके से एक्सप्लॉयटरी है, किस तरीके से शोषणात्मक है, तब यहाँ के लोग जागे और फिर संघर्ष करना शुरू किया कि नहीं, अब हम अंग्रेजों को नहीं रहने देंगे। और तब राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में
जो लंबा संघर्ष चला स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, उस संघर्ष के बहुत सारे रूप थे। शुरुआत में ताकत नहीं रहने के वजह से या संख्या कम रहने के वजह से लिबरल रुख अपनाया गया, लेकिन जब लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया तो फिर साहब उसमें एक्सट्रीमिस्ट रूल्स भी आए, फिर रेवोल्यूशनरी आइडियाज भी आया, फिर एक व्यक्ति ऐसा उभर करके सामने आया जो भारत का था और भारतीयों पर हो रहे शोषण जो दक्षिण अफ्रीका में हो रहे थे उसको पूरी तरीके से समाप्त करके उस विश्व शक्ति को वहां पराजित किया। तो वैश्विक स्तर पर उसका जो सत्याग्रह और असहयोग की जो नीति थी वो स्थापित हो चुकी थी। तब भारत के लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया कि हम भी इस नीति के तहत भारत को स्वतंत्र करा सकते हैं। और फिर महात्मा गांधी ने 20 के बाद जो नेतृत्व संभाला तो और भी बहुत सारी सहयोगी शक्तियां थी, जैसे मजदूरों की थी, श्रमिकों की थी, किसानों की थी, महिलाओं की थी, यहां तक कि दक्षिणपंथी विचारधारा के जो लोग थे, जिसको आज के दौर में आप कॉमनल कह सकते हैं, तो वो भी सहयोग कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन में। हालांकि विवादित है कि वो सहयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका भी किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूशंस हम मान के चलेंगे। एकदम पूरी तरीके से उनके कंट्रीब्यूशन को नकारना भी एक सही इतिहास पढ़ना नहीं होगा। तो ये सारे संघर्षों के बाद बहुत सारी चीजें स्थापित हुई, जैसे वैचारिक आयाम बने, एक आइडिया बना कि देश कैसे चलेगा, देश में कौन कौन सी विचारधाराएं रहेंगी। तो ये आइडियाज जो अभी हम लोग संविधान में पढ़ने जा रहे हैं, प्रस्तावना में पढ़ेंगे, वो आइडिया एक बैग 1946 के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं लिख दिया गया। जो बातें थी उसका विकास संघर्ष के दौरान हो चुका था कि हमारे देश में ये आइडिया फ्लोरिश करेगा तभी हमारे देश में शांति होगी। तो प्रस्तावना के जितने शब्द देखते हैं वो सारे के सारे शब्द स्वतंत्रता संग्राम से निकले हुए शब्द थे। वो सिर्फ कागज के टुकड़े पे कलम से लिखा हुआ एक शब्द नहीं था, बल्कि उस शब्द के पीछे जो है बहुत सारे लोगों के खून पसीने शामिल थे, बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां शामिल थी। उसी शब्द को एस्टैब्लिश करने के लिए नस्लें बर्बाद हो गई हमारे देश की, तब वो प्रस्तावना का वो शब्द हमको मिला। तो इतना आसान नहीं है ये शब्द। आप चूंकि नए उम्र के लोग हैं इसलिए आपको एहसास नहीं होगा, लेकिन आपके दादा जो हैं, जो जिसको आप लोग बाबा बोलते हैं, उनसे जरा इन शब्दों का इंपॉर्टेंस पूछिएगा तो वो सही व्याख्या करेंगे। सबसे बड़ी बात थी कि इंडिया शुरू से ही डाइवर्स कंट्री रहा है, विविधताओं से भरा रहा है। इस विविधताओं का भी एक अपनी विशेषता है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो विशेषता क्या है कि इससे भारत ज्यादा सुंदर लगता है। डाइवर्सिटीज से विकास और ज्यादा तीव्र गति से होता है। इसको इस एंगल से देखिए कि मान लिया जाए कि आपके देश में सिर्फ चावल ही पैदा हो, तो आपके खाने में जो है एक उबाऊपन आ जाएगा। लेकिन डिफरेंट वैरायटीज के सीरियल्स, अनाज पैदा होते हैं तो आप बदल बदल के खाते हैं। सुबह में रोटी खाते हैं, दोपहर में चावल खाते हैं, रात में बहुत सारी जगहों से मंगा के पिज्जा खा लेते हैं, है ना भाई। इसी तरह से दालों की भी वैरायटीज बहुत सारी है, एक तरह का दाल आप नहीं खाते हैं। तो ये विविधता जो खाद्यान्न में, फूड ग्रेन में आप देख रहे हैं, तो ये भी तो एक विविधता है। सिर्फ मैदान ही मैदान होता तो फिर मसूरी का आनंद आप नहीं ले पाते, थार का आनंद आप नहीं ले पाते। बात समझ में आ रही कि नहीं? थार यहाँ का रेगिस्तान है, तो उसका भी एक अपना ऊंट पर बैठ के घूमने का मजा है। तो भौगोलिक विविधता ने आपको विविध प्रकार के खाद्यान्नों को प्रदान किया, विभिन्न प्रकार के फूलों को प्रदान किया, फलों को प्रदान किया, यहां तक के डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स आपके जमीन के अंदर पाया जा रहा है। आप इन सभी प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेस के आधार पे आप एक
प्रोस्पेरस कंट्री के रूप में कन्वर्ट हुए। तो जब इस धरती का नेचर ही विविधता भरा हुआ है तो फिर आदमियों की विविधता आप बर्दाश्त क्यों नहीं करते? ये भी तो अपने आप में एक सुंदरता है। अगर सभी हिंदुस्तान में ब्राह्मण ही हो जाए, कितनी खूबसूरत बात। अगर सभी हिंदुस्तान में, बड़ा अच्छा सेंटेंस दे रहे हैं आपको, इसको दिल से लगा के रखिएगा कि अगर सभी हिंदुस्तान में ब्राह्मण हो जाए तो इसको इस सेंटेंस को दूसरे अर्थ में मत लीजिएगा, इस सेंटेंस को नीचा दिखाने के अर्थ मत लीजिएगा, इस सेंटेंस को डिविजन्स ऑफ पावर के रूप में देखिएगा, कार्य विभाजन के रूप में। ठीक है, बाद में हमको कुछ बोलिएगा मत। फिर से सेंटेंस हम दोहरा रहे हैं कि यदि हिंदुस्तान में सिर्फ ब्राह्मण ही हो जाए तो फिर चलिए पर्दे में बोल दे रहे हैं, तो अन्य काम कौन करेगा? अन्य काम करने के लिए भी दूसरे वर्गों या जातियों का होना जरूरी है। अब अगर जन्म पर ना भी हो वो जाति, जैसे अमेरिका में, तो कर्म पर वो जाति स्वयं जन्म ले लेगी। जो जिस तरह का कर्म करेगा समाज उसका नामकरण कर देगा, उसका नेमिफिकेशन कर देगा कि ये इस काम को करने वाला है इसलिए इसका ये कास्ट हो गया। तो ये सुंदर बात है कि नहीं, खूबसूरत बात है कि नहीं? तो डाइवर्सिटी से ही आपका समाज भी डेवलप हो रहा है। अगर एक ही प्रकार की जातियां समाज में होती तो अनर्थ हो जाता, सिर्फ वही काम होता। मान लिया जाए वैश्य समाज ही होता तो खाली बनियागिरी करता, अनाज पैदा ही नहीं होता, खाली किसानी होता तो खाली अनाज ही पैदा होता, बिक्री होती नहीं उसकी। तो बात को महसूस कीजिए दिलों से कि मनुष्यों की विविधता भी हमारे विकास के लिए जरूरी है। सभी गोरा चिट्टा खूबसूरत हो जाए तो फिर खूबसूरती की पहचान ही नहीं होगी। कितनी अच्छी बात। खूबसूरती की पहचान इसलिए होता है कि बदसूरती का अस्तित्व है। और एक दौर ऐसा आता है कि बदसूरत ही खूबसूरत हो जाता है। इसको आप नहीं समझ पाइएगा, छोड़िए उसको। तो हम साबित करना चाह रहे थे ये थर्ड वाला पॉइंट कि विविधता में एकता का हमने बड़ा अच्छा समन्वय किया। समन्वय का यहां पर अर्थ है भाईचारा स्थापित किया है। हमने विरोध नहीं किया है किसी काले से। गोरे ने कालों को गले लगाया है इस देश में। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये जो समन्वय है, ये हमारे संविधान में दिखाई पड़ेगा आपको। हम विशेषता पढ़ा रहे हैं इसलिए कि आप पूरी तरीके से अपने संविधान को सिर्फ पढ़ने के लिए मेमोराइज नहीं कीजिए, बल्कि उसको आप साथ कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस संविधान में जो भी बातें शामिल हैं वो सब के सब हमारी स्वतंत्रता की विरासत है। कोई बात नहीं ये बेकार का इल्जाम लगता है, उस पर भी हम आएंगे कि विदेशों से बहुत सारी चीज हमने ग्रहण किया है। हमारा संविधान को पेबंद का नाम दिया जा गया, आलोचकों ने दिया। उसका भी आज के क्लास में हम जवाब देंगे कि वो पेबंद है तो उसकी क्या असलियत है। हकीकत ये है, वास्तविकता ये है, रियलिटी ये है कि हमारे संविधान के अधिकांश उपबंध, परसेंटेज नहीं बता सकते हम इसलिए क्योंकि मेजरमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है इसका, तो अधिकांश उपबंध हम कह सकते हैं वो एक विरासत है, एक थाती है हमारी। और विरासत को कोई अगर छोड़ देता है तो उसका पतन हो जाता है। तो इस संविधान की अगर बातों को नहीं माना जाएगा या इस संविधान को बदलने का प्रयास किया जाएगा तो फिर हमारा पतन निश्चित है, क्योंकि ये संविधान एक बैग किसी ने नहीं लिख दिया। क्लियर? तो इंट्रोडक्शंस में इतनी सारी बात आपको लिखनी पड़ेगी। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्लाइड फीचर्स है, विशेषता है, उसको हम ग्रेजुअली धीरे धीरे एक शीर्षक के अधीन दे करके आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इसकी विशेषता जो है वो है
विश्व का सर्वाधिक बड़ा लिखित संविधान। Big written constitutions of the world। एक तो यह विशेषता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा का मतलब क्या है कि उसको तौल वोल के हम लोग देखते हैं तो हम भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कैसे कहते हैं? बोलिए, कुछ तो कोशिश कीजिए, इतना दूर से आती। आप बोलिए, हम भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्यों कहते हैं? मुबारक हो, बहुत अच्छा जवाब। आप बोलिए। नहीं, कोशिश तो करना ही पड़ेगी, बेइज्जती सहने का आदि डालिए। आप बोलिए। हम भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्यों कहते हैं? कि तराजू पर तौलते हैं तो अन्य संविधान 250 ग्राम का होता है और यहाँ का 1 किलो का होता है। ये जवाब है आपका। तो क्या हो सकता है? कुछ तो बोलिए। आपका क्या नाम है? आर्यन। ठीक है, 12th करके आए हैं, 11th में हैं भी। ठीक है, आप बोलिए। भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्यों बोलते हैं? ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी। जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दे। तो इस ढंग से आप क्लास कीजिएगा तो कैसे होगा? इतने सिंपल सवाल का जवाब। अरे भैया, कॉन्स्टिट्यूशंस में अनुच्छेद हुए हैं, ठीक है। वर्ल्ड में जितना भी, इसे अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद और बाकी साउथ अफ्रीका के संविधान में 250 अनुच्छेद। इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 395, इसलिए बड़ा है। आपकी लंबाई बड़ी है तो इसका अर्थ क्या होगा कि आप 5 फीट 7 इंच हैं, यही ना? आप बहुत बड़े हैं, इसका मतलब कि माल आपके पास ज्यादा है। तो शब्दों के अनुसार, परिवेश के अनुसार न जवाब दीजिएगा। संविधान बड़ा है मतलब उसमें अनुच्छेदों की संख्या ही है। तो कुछ अपना बुद्धि भी लगाइए, यूं ही बैठे मत रहिए। तो जिस समय साहब हमारा संविधान बना था, यानी 1949 की बात कर रहा हूं, है ना? बन गया था, 50 में लागू हुआ पूरा। तो उस समय 395 और 22 और 8, यही मामला था। 395 क्या था? आर्टिकल था। 22 क्या था? पार्ट था, भाग था। हिंदी भी लिख देते, घबराइए नहीं। और 8 क्या था? तो शेड्यूल था। इसको अनुसूची बोलेंगे, इसको भाग बोलेंगे और इसको अनुच्छेद बोलेंगे। ठीक है। अब इतने वर्षों में
20 अनुच्छेद यानी 20 आर्टिकल और एक भाग, एक पार्ट डिलीट किया गया, यानी खत्म कर दिया गया, और 96 आर्टिकल और 4 भाग और 4 शेड्यूल ये ऐड किया गया। बात समझ में आई? उस हिसाब से अभी के समय में 395 470 हो गया, 22 25 हो गया और 8 12 हो गया। बात समझ में आ गई? लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखें कि ये जो 470 लिख रहे हैं ये सीरियल नंबर में 470 नहीं हुआ है, सीरियल नंबर में 470 नहीं और सिर्फ नंबर में 470 हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अनुच्छेदों का क्रमांक 395 ही है, उसके विभिन्न नंबरों में ABCD करके अनुच्छेदों की संख्या में वृद्धि की गई है, क्रमांक में वृद्धि नहीं। सीरियल नंबर और नंबर दोनों एक नहीं होता है। सीरियल नंबर का मतलब 1 2 3 9 5 ये शुरू में था वो अभी भी है, लेकिन संख्या कैसे बढ़ गई? तो एक सीरियल नंबर में हमने 2-3 अनुच्छेद बना दिए। जैसे एग्जाम्पल के पहले 31 था, अब क्या 31A 31B 31C हो गए। तो 31 में अलग बात लिखा हुआ था, 31A में अलग बात लिखा गया, B में दूसरी बात लिखी गई, C में तीसरी बात लिखी गई। तो 31 का ABC एक अनुच्छेद नहीं हुआ, वो सब का एक अपना इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हो गया। लेकिन सीरियल नंबर तो 31 ही कहेंगे उसको। आप हमारी इस बात को बढ़िया से समझ रहे हैं कि नहीं? तो खड़ा करवा के पूछने लगेंगे। सीरियल नंबर अलग होता है और नंबर अलग होता है, क्रमांक अलग होता है और संख्या अलग होता है। बात समझ? हिंदी इंग्लिश दोनों बोल दे रहे हैं, जिसमें आप समझ जाइए। तो सीरियल नंबर बाबू संविधान का जो 1949 में था, यानी 395 395, वो अभी भी वही है। उसके विभिन्न अनुच्छेदों की संख्या में वृद्धि हो गई है, इसलिए लगभग अब 470 अनुच्छेद संख्या में है और क्रम में 395 ही है। इसी ढंग से 22 भाग थे तो आज भी 22 ही भाग है, लेकिन 22 भाग क्रम से है, सीरियल नंबर से है 1 2 3 में। लेकिन भाग का संख्या भी बढ़ गया, नंबर ही बढ़ गया। अब संख्या में जो है वो क्या हो गया? तो 25 हो गया। जैसे 4 पहले एक ही था जिसमें DPSP का वर्णन था, 76 के बाद 4A हो गया जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन हो गया। तो फंडामेंटल ड्यूटी को DPSP से कोई मतलब नहीं है, एक अलग अनुच्छेद हो गया 4A भाग। तो इस तरीके से भाग में भी मामला यही है। लेकिन शेड्यूल की जहां तक बात है, यानी अनुसूची की, तो इसमें क्रम के हिसाब से भी बढ़ा है और संख्या के हिसाब से भी बढ़ा है। यानी क्रम 8 उस समय था, आज बजाते तौर पे क्रम सीरियल नंबर बढ़ के 12 हो गया है और संख्या भी 12 हो गया। तो ये एक छोटी सी बात है जो हमने समझा कि इसको एलोबरेट करके बढ़िया से समझाया जाए। क्यों? क्योंकि क्लास में बहुत तरह के लोग, अब बताइए 11th क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं, तो इनको तो उस ढंग से हमको समझाना पड़ेगा। जो बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग आप लोग बैठे हुए हैं, तो साहब वो थोड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं इस बात को, और उनका बुरा मत मानिएगा, आपने हंसी के लिए बोल दिया, आप लोग सब बच्चे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक इससे रिलेटेड प्रश्न ये आता है
कि आखिर हमारा संविधान बड़ा क्यों हुआ, छोटा रहता। तो इसका भी आंसर आपको देना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर अकाउंटेबल है, जिसकी वजह से हमारे संविधान को बड़ा बनाना पड़ा। तो उनको देखते हैं। तो संविधान के संविधान का बड़ा होने का निम्न कारण था। ठीक है, बारी बारी से देखें, एबीसीडी कर देते हैं। पहला, विविधता वाला देश। कंट्री अकम्पनाई विथ डाइवर्सिटीज। हमारा देश में एक प्रकार की संस्कृति नहीं है, एक प्रकार का कल्चर नहीं है, बल्कि डिफरेंट कल्चर है और उस डिफरेंट कल्चर की अपनी एक अलग विशेषता है, एक अलग फीचर्स है। और विशेषता है क्या कि वो कल्चर अपने जगह से दूसरे जगह के कल्चरों को और ब्राइट करती है और ताकत देती है। एक भारत का कल्चर भारत के दूसरे कल्चर के पतन का, डिक्लाइन का कारण नहीं बनता है, बल्कि अपलिफ्टमेंट का कारण बनता है। जैसे एक एग्जाम्पल दे कि कश्मीर का पश्मीना का साल बहुत अच्छा होता है। मतलब कितना भी जाड़ा पड़े, आप नंगे बदन हो के उसको ओढ़ लीजिएगा तो आपको जाड़ा नहीं लगेगा, कपड़ा तो छोड़ दीजिए। तो पश्मीना का साल बनाना कश्मीर का कल्चर है। अगर वो ना आपके पास होता तो बहुत महंगा मिलता। आज 1.5 लाख में मिल रहा है, तो फिर 20-25 लाख में मिलता वो। 1.5 लाख दाम है। कुम्हार का एक अपना कल्चर है, एक अपनी संस्कृति है, और उस संस्कृति में रह कर करके वो अच्छा मिट्टी का बर्तन बनाता है। अगर वो ना बनाए, आप दूसरे कल्चर के हैं, तो फिर आपको वो वस्तु मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो आपको कुम्हार आपके कल्चर को अपलिफ्ट कर रहा है कि डिक्लाइन कर रहा है? कितनी खूबसूरत बात। तो इसलिए हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी कल्चर में है, वो एक कल्चर को दूसरे कल्चर से को प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है, को एग्जिस्टेंस के साथ एक कंपोजाइट कल्चर का निर्माण कर देता है, एक मिश्रित समन्वित संस्कृति बना देता है। अब साहब, जो हमारी कंपोजाइट कल्चर है, समन्वित संस्कृति है, तो फिर ये जरूरी है ना कि हम उसको प्रोटेक्ट करें, संरक्षित करें। और राज्य किसी भी समय डैमेज कर सकता है उसको, तो राज्य से सुरक्षा देने के लिए तो संविधान बना है। संविधान पाकिस्तान से सुरक्षा देने के लिए नहीं बना है। संविधान ब्रिटेन से सुरक्षा देने के लिए बना है, दिमाग से निकाल दीजिए। संविधान जो आपका स्टेट्स है, जो आपका गवर्नमेंट है, उससे खतरा है आपको, और उसी से को प्रोटेक्ट करने के लिए भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ये सब प्रोविजंस किया। तो क्या हुआ साहब कि विभिन्न भाषाओं को संरक्षण देना पड़ा, विभिन्न वर्गों को संरक्षण देना पड़ा, विभिन्न क्षेत्रों को संरक्षण देना पड़ा, विभिन्न भाषाओं को संरक्षण देना पड़ा। तो ये सब संरक्षण देने की वजह से, हमारा संविधान में लिखने की वजह से बड़ा हो गया संविधान। अगर ये सरकार पर छोड़ दिया जाता, अगर ये राज्य पर छोड़ दिया जाता, तो हो सकता था कि राज्य इन विविधताओं को संरक्षण न देता, और ना देता तो हमारी डाइवर्सिटी खत्म हो जाती। हमारी डाइवर्सिटी यदि खत्म हो जाती तो क्या होता? देश पतनशील हो जाता।
देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि हमारे देश की विविधता कायम रहे। और अभी के समय में बता रहा हूं आपको, अभी आप पता नहीं न्यूज सुनते हैं कि नहीं, अभी यूरोप में बहुत बड़ा बवेला खड़ा हो गया, सारी चीजें वहां की ठप हो गई, लाइट ही नहीं है, कंप्यूटर ही नहीं चल रहा है, नोट ही नहीं निकल रहा है, ट्रेन जहां है वहां स्टिल खड़ा है, क्योंकि फ्यूल भी जो भरा जा रहा है वो कंप्यूटराइज भरा जा रहा है, तो फ्यूल स्टेशन ही बंद हो गया, तो गाड़ियां जहां से जहां खड़ी हैं। जानते हैं ये स्थिति पर अभी सुबह में यूरोप पहुंच चुका है। अगर आपके यहां लाइट चली जाए, एक अल्लाह ना करे जाए ऐसा कभी हो, लेकिन मान लीजिए तर्क के खातिर चला जाए, तो यूरोप आज जिस स्थिति में है आप नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ग्राम जिंदा है, परसेंटेज लोगों के अपने गांव में घर है, और वो घर ऐसे है कि वहां इलेक्ट्रिसिटी की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी पानी का वो पारंपरिक साधन आपके यहाँ उपलब्ध है, कोई जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी रहे या नहीं रहे। तो आप आज जो यूरोप मर रहा है, भारत के लोग नहीं मरेंगे। तो ये किस वजह से? ये कंपोजाइट कल्चर के वजह से ही ना। आप क्या चाह रहे हैं कि इसको हम खत्म कर दें, सब जगह नगरीकरण कर दें? तो जो डाइवर्सिटीज है, उस डाइवर्सिटीज को मेंटेन रखना ही हमारे विकास के लिए जरूरी है। तो उसको संविधान में जगह दी गई, इसलिए संविधान हमारा क्या हो गया? बड़ा हो गया। क्लियर? बी में हम लिखेंगे राज्यों के लिए अलग संविधान नहीं। देखिए, अभी अभी हमने कहा आपको कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल है, हमारे यहाँ 395। क्यों वहां 7 है पता है आपको? कि वो एक फेडरल कंट्री है, वो एक संघात्मक देश है, और वहां संघात्मकता 100% है। हमारे यहाँ भी संघात्मकता है, अभी आएंगे कुछ देर के बाद तो बताते हैं आपको। लेकिन हमारे यहाँ संघात्मकता वैसी नहीं है जैसा अमेरिका में। अमेरिका में संघात्मकता के, फेडरलिज्म के, कन्फेडरेशंस का सब कुछ लक्षण पाया जाता है, और वो कन्फेडरेशंस का, फेडरलिज्म का आइडियल है पूरे वर्ल्ड में। तो फेडरलिज्म का जो रूप है कि 2 सरकारें होंगी, और जो 2 सरकारें होंगी तो 2 संविधान भी होगा, अर्थात सेंट्रल का अलग संविधान होगा और राज्यों का अलग होगा। 2 नागरिकता भी होगी, अर्थात एक ही व्यक्ति सेंटर का भी नागरिक होगा और स्टेट का भी नागरिक होगा। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में किसी भी राज्य का कुछ दिन पहले यानी 2019 से पहले तक कश्मीर का अलग संविधान था, लेकिन 370 हटने के बाद अब कोई भी ऐसा देश, हमारे राज्य ऐसा नहीं रहा हमारे देश में जिसका अलग संविधान हो। तो राज्यों के सारे प्रोविजन संविधान में शामिल करने पड़े। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही प्रोविजंस नहीं है, बल्कि जितने स्टेट्स हैं उस स्टेट के भी प्रोविजंस है, और स्टेट में भी कुछ स्टेट को विशेष दर्जा दिया गया है। जैसे कर्नाटक को दिया गया है, जैसे महाराष्ट्र को दिया गया है, जैसे नागालैंड को दिया गया है, मणिपुर को दिया गया है, मिजोरम को दिया गया है। तो 371 में इन सभी राज्यों को, 371 बहुत बड़ा अनुच्छेद है, पढ़िएगा आप। 370 में कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, और 371 में लगभग 8 या 9 राज्यों को विशेष दर्जा मिला हुआ है, और सब के बारे में विशेष प्रावधान है। यही नहीं, जो डाइवर्सिटी सोसाइटी में था, जिसमें सबसे बड़ी बात थी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। शेड्यूल्ड ट्राइब्स हमारे यहाँ एक ऐसा वर्ग है जो हमारे समाज के साथ नहीं रह रहा था, उसका आवास जंगलों में था, और ये अनिवार्य था, ये आवश्यक था कि उन्हें अपने समाज के मुख्य धारा से जोड़े, साथ ही जोड़ने में उनकी संस्कृति डैमेज ना हो।
ये बहुत बड़ी बात है। हम जनजातियों को गले लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन किस कीमत पर? उनकी संस्कृति को प्रोटेक्ट करने की कीमत पर। तो इसके लिए आप देखा कि संविधान में बजाबते तौर पे 2 शेड्यूल दे दिए गए, यानी अनुसूची शेड्यूल नंबर 5 और शेड्यूल नंबर 6, और काफी बड़ा है वो। तो इस तरीके से राज्यों के संविधान नहीं होने की वजह से भी हमारा संविधान क्या हो गया? बड़ा हो गया। उसके बाद सी में आप कह सकते हैं कि केवल संरचनात्मक, इसको इंग्लिश बोलेंगे स्ट्रक्चर, नहीं बल्कि कार्यात्मक भी है, यानी इसका होगा फंक्शनल। अब इसको थोड़ा बढ़िया से समझिए। देखिए, अमेरिका के संविधान में जो कम अनुच्छेद है वो इस वजह से भी है कि देश में शासन का सिर्फ संरचना उसमें बना दिया गया है, और वो क्या कि हमारे देश में नहीं, अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर होगा, और एग्जीक्यूटिव बॉडी, सॉरी लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसको कांग्रेस कहेंगे। वो 2 भाग में बटा रहेगा, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, और एग्जीक्यूटिव पूरी तरीके से लेजिस्लेटिव से अलग होगा, और जो एग्जीक्यूटिव होगा वो प्रेसिडेंशियल टाइप होगा, उसको हटाना असंभव होगा, और जुडिशियरी इन दोनों से पूरी तरीके से अलग होगा, और उसको इस बात का 100% अधिकार होगा कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के किसी भी कामों को रोक दे। वो कह दे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर लेजिस्लेटिव दूसरा कानून नहीं बना सकता है। तो इस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर के अधीन सिर्फ वहां के सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा लिखा हुआ है उसमें। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट किस बॉडी के तहत काम करेगा वो उसमें नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए छोटा हो गया। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि शासन का विवरण तो दिया गया है अमेरिका के संविधान में। बहुत खूबसूरत सेंटेंस देने जा रहे हैं आपको, इसको अच्छे से समझिए, और नहीं आए तो फिर से पूछिएगा कि अमेरिका के संविधान में शासन के स्वरूपों का तो वर्णन किया गया है, यानी शेप ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन क्लियर इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन प्रशासन की संरचना का कोई वर्णन नहीं है। बात समझ में आई? भारत में शासन और प्रशासन दोनों का वर्णन करना पड़ा। जैसे उदाहरण के लिए कि यहां शासन के 3 अंगों का ही सिर्फ वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि वो जिन अंगों से, प्रशासन के जिन अंगों से काम करता है उसका भी वर्णन कर दिया गया है। जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे फाइनेंस कमीशंस, जैसे माइनॉरिटी कमीशंस, जैसे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन। माने गिनाने लगेंगे तो पूरा संविधान ही आपको याद हो जाएगा। यहां तक हद तो यह हो गई कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा पंचायतों के प्रशासन की पूरी संरचना संविधान में लिख दी गई है, नहीं लिखी गई? कितने विषय होंगे? 18 विषयों पर काम करेगा पंचायत, तो उन 18 विषयों के लिए शेड्यूल 11 थे डाल दिया गया। इसमें 11 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं कि इस पर पंचायत कानून बनाएगी, शासन करेगी। पंचायत की संरचना क्या होगी
ये साहब उसके अनुच्छेद में लगभग 29 अनुच्छेद पंचायतों के पूरे स्ट्रक्चर्स के बारे में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया। तो केंद्र से लेकर के राज्य और पंचायत तक प्रशासन का जितना व्यवस्थित ढांचा है वो सभी के सभी लिखा हुआ है आपके संविधान में। इसीलिए भैया बड़ा हो गया। तो हमारा संविधान पांडे जी क्यों बड़ा हुआ कि सिर्फ यहाँ शासन का वर्णन नहीं है बल्कि प्रशासन का भी वर्णन है। तो ये एक सेंटेंस से बात समझ में आई आपको? इसी का एलोब्रेशन जो अभी भी किया वो आप चाहें तो कर सकते हैं। समय कम रहे आपके आंसर लिखने में तो आप सिर्फ ये बड़ा वाला बम वाला सेंटेंस लिख देंगे तो समझने वाला समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। क्लियर? देखिए ये मैडम हम जो बात कर रहे हैं ना ये वाली, इसकी आप बात बोल रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए। ये कहने का मतलब ये कि जिस समय 49 में यानी 26 नवंबर 1949 को लोगों ने सिग्नेचर कर दिया। कितने लोगों ने साइन किया था संविधान पे? कितने लोगों ने साइन किया था? 49 लोगों ने। देखिए ऐसे मत जुल्म किया कीजिए हम पर, कल ही ना पढ़ाए हैं। तो कितना, आप तो नहीं आए थे, कितना साइन किया था जी? है? कल आई थी ना? कितना साइन किया था संविधान पे? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हमारे संविधान पे सिग्नेचर किया था? आप बताइए। आप कल नहीं आई थी? बोलिए हाँ या ना। नहीं आई थी तो कितना साइन किया था? वाह, क्या कितना साइन किया था जी? 7 आदमी। माने 7 आदमी बचबे किया था, बाकी सब मर गया था। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? बहुत पिटाइएगा आप, हमको लड़का मत समझिए, बूढ़ा आदमी हम हैं। ठीक है, थोड़ा ढंग से पढ़िए। कल प्यार से समझाए थे ना, आपको ना बताया है कल, बेकार का आपको बिगड़ रहा है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कल पढ़ाए हैं आपको ना? ठीक ही तो है। तो ऐसा नहीं शाम वाले को पढ़ाया है। हाँ तो बोलिए 284 काहे नहीं याद है तुम लोग को? वो तुमसे नहीं पूछे थे? ऐसे मत पढ़िए, बता दे रहे सब जो लिखवाते हैं खून पसीना आए करके पढ़ाते हैं। एक एक किया और नहीं तो फिर क्या करेंगे सुन लीजिए। आएंगे तो 15 मिनट खाली पूछेंगे कल क्या पढ़ाए थे। तो आपका समय बर्बाद ना हो इसलिए हम ये सब काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको कल ही आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम कुछ हो ना हो लेकिन हम ईमानदार रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे। तो ये तो ऑनेस्टी का तकाजा नहीं ना भाई कि आपको कल पढ़ाया भूल जाइए, सब जाके रिवाइज कीजिएगा। तो हम क्या बता रहे थे आपको? हाँ इधर आइए कि 284 लोगों ने जो साइन किया था जिस समय संविधान पे, उस समय अनुच्छेद यानी आर्टिकल की संख्या 395 थी, 395 थी। वो 395 अनुच्छेद 22 भाग में बटे हुए थे। जैसे आपकी किताब में 22 चैप्टर होता है तो इसी संविधान में 22 चैप्टर हैं। आप इसको ऐसे समझिए, हालांकि ये गलत हम बोल रहे हैं। भाग के अंदर चैप्टर है, हर भाग के अंदर अलग अलग चैप्टर है। समझ गए? जैसे एग्जांपल के तौर पर भाग जो है वो 5 सेंट्रल गवर्नमेंट से है तो उसका फर्स्ट चैप्टर जो है एग्जीक्यूटिव से है, सेकंड चैप्टर जो है वो लेजिस्लेटिव से है, थर्ड चैप्टर जुडिशियरी से है, फोर्थ चैप्टर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से है। आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि ये संविधान 22 भागों में बटा हुआ है। उन 22 भागों के अंदर ये 395 अनुच्छेद समाये हुए। जैसे भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 12 तक 11 तक वर्णन है, भाग 3 में 12 से लेकर के 35 तक वर्णन है, भाग 4 में 36 से लेकर के 51 तक वर्णन है। आप समझ में आ गई बात? कुछ बातें संविधान में ऐसी हैं जो लिखी हुई नहीं थी अंदर में, लेकिन संविधान में शामिल करना जरूरी था और वो आंकड़ों में था।
डेटा में था, न्यूमरिक में था, ऐसे समझिए, पॉइंट में था, ऐसे चीजों के लिए शेड्यूल बना दिया गया। जैसे शेड्यूल 1 में भारत के राज्यों का वर्णन है। आप कैसे कहते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं? आप ऐसे कहते हैं कि शेड्यूल 1 में ये राज्य सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करके लिखा हुआ है। तब आपका संवैधानिक रूप से आप के यहाँ 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। बात समझ में आई? उसी ढंग से ओथ लिया जाता है, सैलरी दिया जाता है बड़े बड़े लोगों को, तो ये सब 2 और 3 में लिखा हुआ है। कितनी भाषाएं आप मान्यता देते हैं, कितनी लिस्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, उन सारे लिस्टों की सूची है 7th इसमें शेड्यूल में। तो इसलिए जहां सूचियों की जरूरत है, कर्म की जरूरत है, डेटा की जरूरत है, उसके लिए शेड्यूल ये समझा रहा है इनको। देखिए कर रहे हैं, तो फिर आइंदा सब नहीं बताएंगे। अब देखिए इसमें हुआ क्या, आप इस पर कंफ्यूज कर रही थी। तो यहां पर हम कहना यह चाहते थे कि अब तक यानी 1949 से लेकर अब तक संविधान में 20 आर्टिकल को डिलीट कर दिया गया और एक पार्ट को डिलीट कर दिया गया इसमें से। लेकिन सिर्फ डिलीट ही नहीं किया गया, उसके साथ साथ 96 आर्टिकल को ऐड किया गया, 4 पार्ट को ऐड किया गया और 4 शेड्यूल को ऐड किया गया। और ऐड करने के बाद अब जो स्टेटस हमारे संविधान का है उसमें संख्या के हिसाब से 470 अनुच्छेद हो गए, लेकिन सीरियल नंबर के हिसाब से 395 ही रहे, और पार्ट के हिसाब से, संख्या के हिसाब से 25 हो गए, लेकिन यहां भी सीरियल नंबर के हिसाब से 22 ही रहे। लेकिन शेड्यूल में जो है दोनों के हिसाब से बढ़ गए, पार्ट के हिसाब से भी और सीरियल नंबर के हिसाब से भी। अब बात समझ में आई? अब कंफ्यूजन नहीं ना है? तो इस तरीके से जो है आपका साहब संविधान बड़ा हुआ। एनी कंफ्यूजन? अब इसको मिटाए? अब देखिए दूसरा जो इसकी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम कह सकते हैं, एक हेडिंग दें, स्वरूप के आधार पर। अध्यक्षीय या संसदात्मक। ठीक है? प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। देखिए साहब, आमतौर पे पढ़ाने के क्रम में लोग बोल देते हैं कि हमारा देश का जो शासन का नेचर है वो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। हम भी बोलते हैं इस बात को। इस बात को बोलना गलत भी नहीं है, लेकिन इस बात को जितना बल दे करके, जोर दे करके बोला जाता है, उससे वास्तविकता छुप जाती है। वास्तविकता यह है कि जो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है और जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, उसका एक प्रतिमान है, स्टैंडर्ड है कि इस टाइप का गवर्नमेंट रहेगा तो उसको हम बोलेंगे प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, और इस टाइप का गवर्नमेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो पहले उसको देख ले कि प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट की क्या विशेषताएं हैं और पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट की क्या विशेषताएं। क्लियर? तो इसमें प्रेसिडेंशियल टाइप में देखेंगे कि सेपरेशंस ऑफ पावर पाया जाएगा। सेपरेशंस ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण पाया जाएगा।
ठीक है। यहां शक्ति पृथक्करण के जगह पर पार्लियामेंट सुप्रीम होगा। यानी संसद सर्वोच्च होगी। ठीक है। यहां न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू यानी इंग्लिश होगा न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार होगा। संसदीय में ये नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद यहां राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। यानी हेड ऑफ द स्टेट will be elected। यहां क्या होगा कि राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होगा। यानी हेड ऑफ द स्टेट will be hereditary। और भी बहुत सारे हैं, हमारा काम इतने ही में चल जाएगा, इसलिए इतना ही बता रहे हैं। अब इसको गौर से समझिए। ये नेचर ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ा रहे हैं आपको, ये एक अलग चैप्टर ही है। लेकिन हमारे देश में संसदात्मक का क्या रूप है ये अच्छे से आपको देखिए। वैसे मत क्या कीजिए संसदा, आप तो बहुत अच्छे लड़के हैं ना, ऐसे क्या करते हैं? तो पेन अपना लेके आया कीजिए। तो हम देखिए ऐसे नहीं किया कीजिए, ठीक है। हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। तो हम भी आप ही की तरह हैं, हमको भी सर्दी गर्मी लगती है, कोई कंप्यूटर वगैरह नहीं है। तो ऐसा क्लास में कुछ हरकत नहीं कीजिए कि मेरा भी माइंड डाइवर्ट हो जाए। हम भी पर्दे में बात कर रहे हैं तो बात समझा कीजिए। तो हम समझा रहे थे आपको कि इसको बड़ा गौर से समझने की जरूरत है कि साहब ये कुछ नेचर बता रहे हैं दोनों सरकार की कि जो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगा उसमें शक्ति पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर पाया जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर का अर्थ क्या है कि जो शासन करने के 3 अंग हैं, शासन करने के 3 अंग का नाम बताइए कौन कौन है? पहला, शासन करने के 3 अंग के नाम बताइए। पहला लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। आप बताइए लेजिस्लेटिव का काम क्या है? आप बताइए एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? आप बताइए एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? कानून लागू करना। और आप बताइए जुडिशियरी का? प्रोटेक्ट करना कानून को, यानी जो वायलेशंस करे उसको दंडित करना। तो ये 3 हाथ अलग अलग होंगे, कोई किसी को नियंत्रित नहीं करेगा। जैसे सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी सीनेट और प्रतिनिधि सभा जो मिलकर के कांग्रेस कहलाती है अमेरिका में, वो पूरी तरीके से
कानून बनाने तक अपने आप को सीमित रखेगी और उसके कानून बनाने में एग्जीक्यूटिव कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। वहां का प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेटिव से बनता ही नहीं है। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वहां होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना उसके लिए अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति बन गया, वो किसी भी XYZ आदमी को उठा करके मंत्री बना देगा वो, और वो उसी के प्रति उत्तरदायी होगा। वो वहां के कांग्रेस के प्रति उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से पूरा दोनों अलग हो गया और जुडिशियरी किसी के अधीन नहीं होगा। जो संविधान लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं किया, बस उसका काम है उसको अवैध घोषित कर देना कि लीगल है। और फिर वहां के कांग्रेस को यह पावर नहीं है कि जुडिशियरी के फैसले को पलटने के लिए कोई नया कानून बना दे या संविधान में संशोधन कर दे। जुडिशियरी ने रिजेक्ट कर दिया एग्जीक्यूटिव के काम को, लेजिस्लेटिव के काम को, तो समझ जाइए वो काम खत्म हो गया। तो इस तरीके से ये एकदम हार्ड एंड फास्ट नेचर है किसका, प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट का। अब बात समझ में आई। इसके जस्ट रिवर्स आप देखिए कि यहां जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां सेपरेशन ऑफ पावर के जगह पर क्या पाया जा रहा है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। अब सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट कैसे, तो यहां जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है ये दोनों पार्लियामेंट से बन रहा है। इलेक्शन हो गया, अब एग्जीक्यूटिव का निर्माण करना है, तो जिस दल ने मेजॉरिटी लाई है लेजिस्लेटिव में उसका लीडर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और जो उसके पार्टी के अन्य लोग हैं जिसे प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल करे, उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाता है। और ये अकाउंटेबल किसके प्रति होता है, तो लोअर हाउस के प्रति, यानी लोकसभा के प्रति। जब तक उसको मेजॉरिटी प्राप्त है तब तक उसकी सरकार है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव मिल जाते हैं, मिल लगे। बाकी अपोजिशन पार्टी का कोई वैल्यू नहीं रहता है। जिसको मेजॉरिटी है वो कानून भी पास करा लिया, जो पास करा लिया तो जिसने पास कराया उसी को लागू करना है। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक हो गया पार्लियामेंट्री टाइप में। और जुडिशियरी का जहां तक ताल्लुक है तो जुडिशियरी को इनके कामों को रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं है। पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया उस कानून के अकॉर्डिंग उसको फैसला देना है। वो ये नहीं देखेगा कि पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून वैलिड है या नहीं, क्योंकि जिस देश में ये पद्धति पार्लियामेंट्री विकसित हुई वहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के सुरक्षा का वहां प्रश्न ही नहीं है। वहां पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया वो संविधान है। हमारे देश के तरह अलग से संविधान सभा द्वारा वहां संविधान का निर्माण नहीं किया गया। तो इस वजह से सेपरेशन ऑफ पावर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट का, उसके ठीक उल्टा पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट की विशेषता है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। समझ में बात आ गई। दोनों की अलग अलग विशेषता है। शक्ल देखने से लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को। बोलिए, आगे वाले बोलिए। नहीं समझ में आया? वही तो, आपको भी नहीं समझ में आया। बोलिए, डरते क्यों, फिर से समझाएंगे। तो इसको समझना ऐसे है, आप समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शासन किसी भी तरह का हो, शासन करने में 3 तरह का काम करना पड़ता है। ये तो समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट चलाने के लिए 3 तरह का काम करना पड़ता है। एक, कानून बनाना पड़ता है।
बिना कानून के शासन नहीं चल सकता है। कानून बन गया तो सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा, उसको लागू करना पड़ता है, और लागू हो गया तो भी काम नहीं चलेगा, इसलिए कि बहुत सारे लोग उसका उल्लंघन करेंगे, वायलेशंस करेंगे उस कानून का, तो फिर वैल्यू क्या रह जाएगा? तो जो वायलेशंस करेगा उसको पनिश करेगा कोई। तो इस तरीके से शासन के 3 काम हैं, और इन 3 काम के लिए इन कामों को 3 नाम दे दिया गया है। नाम, ये बॉडी का नाम नहीं बता रहा है, सिर्फ नाम काम का दिया गया है। अगर कानून बनाने वाला काम होता है तो उसको इंग्लिश में लेजिस्लेशंस और हिंदी में व्यवस्थापन बोलते हैं। लागू करने का काम होता है तो उसको इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूशन, और हिंदी में उसको कार्यपालन या कार्यपालिका बोलते हैं। और दंड देने वाला जो मामला है उसको इंग्लिश में जुडिशियरी और हिंदी में न्यायपालिका बोलते हैं। अब बात समझ में आ गई? जैसे हमारे भारत में तो संसद है, पार्लियामेंट है, तो ये कैसी बॉडी हो गई? लेजिस्लेटिव यानी व्यवस्थापिका की बॉडी हो गई। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ प्राइम मिनिस्टर, ये क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव हो गया, कार्यपालिका हो गया। और सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ? तो जुडिशियरी हो गया, न्यायपालिका हो गया। आप समझ में आई बात? तो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में ये तीनों पावर अलग अलग हाथों में होगा, और यहां जो है सेपरेशन ऑफ पावर पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों मिल जाते हैं आपस में। यहां एग्जीक्यूटिव जो बनता है वो लेजिस्लेटिव मेंबरों के बीच से ही बनता है। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही ना एग्जीक्यूटिव हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने के लिए ये जरूरी है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। तो इस ढंग से दोनों मिल जाते हैं। और जुडिशियरी को ये अधिकार नहीं है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को पलट दे या उसको संविधान विरोधी बना दे। वहां जुडिशियरी करती क्या है कि जो पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, सिर्फ उसी के आधार पर उसको न्याय देना है, उस कानून की समीक्षा नहीं करता है वो। अब तो समझ में आ गई बात? दूसरा कि इसको जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, इससे लिंक्ड बात है कि जो भी काम करेगा, चाहे कानून बनाएगा लेजिस्लेटिव, उसका भी, एग्जीक्यूटिव कोई नियम बनाएगा, ये लागू करेगा तो उसका भी, ये देखेगा प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाला सुप्रीम कोर्ट कि अकॉर्डिंग टू लॉ है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको खत्म कर देगा। लेकिन यहां ऐसा राइट्स नहीं, ये पहले बता चुके हैं। उसके बाद क्या है कि यहां का जो हेड ऑफ द स्टेट, राष्ट्राध्यक्ष, इलेक्टेड होगा डायरेक्ट जनता के जरिए, इसीलिए सबसे विश्व का शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष माना जाता है, क्योंकि जनता डायरेक्ट चुनती है, और इसीलिए इसको हटाना बहुत मुश्किल है, बल्कि कहीं नामुमकिन है। और यहां क्या है कि राष्ट्राध्यक्ष जनता नहीं होता, बल्कि ये वंशानुगत होता है, राजा होता है। तो इसका सबसे ग्रेट एग्जाम्पल ये वाले पार्ट का जो है वो यूएसए है, और इसका जो है ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन। अब बात समझ में आई? अब देखना यह है कि हमारा देश कहां पर खड़ा हुआ है। अब मूल बात आती है कि जो पार्लियामेंट्री बता देते हैं, तो क्या वास्तव में पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है? तो ऐसे मुंह नहीं, आपको लिखना ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो अब इसको बिंदुवार बताइए। बिंदुवार कैसे बताइएगा? सबसे पहले कि हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष यानी हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट HOS है। वहां आप देख रहे हैं डायरेक्ट इलेक्शन है,
कहाँ? यूएसए में। जो फेडरलिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वहां डायरेक्ट इलेक्शन है। यहां क्या है? हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, यहां भी प्रेसिडेंसी कहलाता है जैसे वहां कहलाता है, पद में समानता है, लेकिन इलेक्शंस क्या है यहां? अप्रत्यक्ष। तो हम ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि हमारे देश में जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाया गया है। बोलिए ना, अध्यक्ष तो है हमारे यहाँ, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो स्टैंडर्ड है, जो प्रतिमान है, वो उस स्टैंडर्ड को पूरा कर रहा है, इसलिए अध्यक्षात्मक नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर ब्रिटेन से तुलना करें तो वहां भी राष्ट्राध्यक्ष है। अगर ब्रिटेन से इससे तुलना करें, ये वाला से, तो इससे तुलना करेंगे तो क्या करेंगे कि वंशानुगत के आधार पर के स्थान पर हमारा जो है निर्वाचित है। तो जब निर्वाचित है तो ब्रिटेन की तरह नहीं है, ये बात को समझिए, हूबहू ब्रिटेन की तरह नहीं है। वहां का हेड ऑफ द स्टेट क्या है? हेरिडेटरी है, वंशानुगत है, हमारे यहां नहीं है। तो इसीलिए ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, रिपब्लिक नहीं है, लेकिन भारत रिपब्लिक है, क्योंकि जिसका हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है वही रिपब्लिक कहलाने का अधिकारी होता है। क्योंकि ब्रिटेन का हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड नहीं है, इसलिए वो रिपब्लिक नहीं है। ठीक है, तो रिपब्लिक नहीं है, भारत रिपब्लिक है, तो ब्रिटेन से इतर है, हट करके है, और अमेरिका से भी हट करके है। आप धीरे धीरे इसको समझते जाइए। अब आइए कि जो जुडिशियल रिव्यू है, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करते हैं, तो यहां तो आप देख रहे हैं कि है ही नहीं है। कहां? ग्रेट ब्रिटेन में। हम लिख रहे हैं कि भारत में है, तो इसका मतलब कहां से लिए हम? यूएसए से लिए। बड़ी प्यार से पढ़िए। अब यूएसए से लिए तो क्या हूबहू लिया? तो वहां क्या सिस्टम है? वहां सिस्टम यह है कि अगर जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर रही है और उसने किसी कानून या कार्यपालिका काम के खिलाफ में फैसला दे दिया, तो फिर वहां की व्यवस्थापिका या कार्यपालिका उस काम को नहीं करेगी, वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया वो काम। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, लेकिन एक अंतर के साथ है। वो अंतर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के कामों का, संसद के कामों, बनाए गए कानूनों का समीक्षा कर सकता है न्यायिक पुनर्विलोकन, और उसके खिलाफ भी फैसला दे सकता है। लेकिन अंतर यह है कि यदि खिलाफ फैसला दिया तो संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो उस फैसले के खिलाफ संविधान में संशोधन कर दे, तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट का रद्द हो जाएगा। यानी सरकार के फैसले को रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट को अभी अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को रद्द करने का अधिकार संसद को भी है। तो ये बिचवा वाला हो गया, ना अमेरिका की तरफ रहा और ना ब्रिटेन के तरफ। कहां हो गया? आप समझ गए बढ़िया से, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहिएगा? इसको पूर्ण संसदात्मक कह लीजिएगा, पूर्ण अध्यक्षात्मक कह लीजिएगा, बोलिए ना। अब एग्जाम्पल्स देते हैं। बहुत बवेला मचा था शाहबानो केस भारत में।
जिसके वजह से मोदी जी ने मुस्लिम औरतों के लिए कानून बना दिया अपने शासनकाल में, ट्रिपल तलाक। तो शाहबानो केस को आप जानते हैं क्या है? मोहम्मद अली खां एक आदमी थे, उनकी उम्र 80 साल होगी लगभग, और उनकी बीवी की उम्र थी 72 साल। बात को समझिए, बुढ़ापा में दो चीज बहुत होता है, प्यार होगा तो बहुत एक्सट्रीम पे होगा, और अगर नफरत होगी तो बहुत एक्सट्रीम पे होगी। तो मोहम्मद अली खां और शाहबानो में नफरत हो गई। क्या हो गई? आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, बुढ़ापे का प्यार बहुत मजबूत होता है, लेकिन क्या कीजिएगा, एक एक्सेप्शनल केस के रूप में ऐसा सामने आया हम लोग के देश में। तो मोहम्मद अली खान ने उनको तलाक दे दिया। किनको? शाहबानो को। अब इस्लाम में जो नियम है कि तलाक देने के बाद इद्दत की अवधि कहलाती है 3 महीने। उस अवधि, इद्दत मीन्स अवधि, अरबी में अवधि को इद्दत बोलते हैं, यही होता है और क्या होता है। तो इद्दत की अवधि होती है, उसमें जो उस महिला को तलाक दिया गया है उसको ये राइट है कि अपने हस्बैंड के घर में ही रह सकती है, और 3 महीने तक नान नकफा, नान का मतलब खाना पीना, नकफा का मतलब कपड़ा लत्ता, मतलब उसके भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति इसको करना पड़ेगा। शाहबानो का कहना यह था कि हम 3 महीना बाद कहां जाएंगे, आई बुढ़ापा में हमसे शादी करेगा तो हमको जीवन भर गुजारा भत्ता चाहिए, और ये केस लेकर के चली गई सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, हमारे देश का जो संविधान है ना, वो शरीयत से नहीं चलता है, ये शरीयत का लॉ है। हमारे यहाँ देश के संविधान अनुच्छेद 14 से चलता है, जिसमें कहता यह है अनुच्छेद 14 कि हम भारत में रहने सिर्फ नागरिक को नहीं, प्रत्येक लोगों को, चाहे वो नागरिक ना भी हो, तो कानून का समान संरक्षण देंगे, और कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, ये 2 इक्वलिटी की बात की गई है। तो यहां पर तो मर्द को ज्यादा अधिकार दे दिया गया, औरतों को कम अधिकार दिया गया, तो सीधा वायलेशन है अनुच्छेद 14 का। और जो मुसलमानों को राइट टू रिलीजन्स दिया गया है, तो 25 से लेकर के 26, 27, 28 तक पढ़ लीजिए, कुल 4 अनुच्छेदों में है। तो वो एब्सोल्यूट नहीं है रिलीजन्स राइट, रिस्ट्रिक्टेड रिलीजन्स राइट है आपके पास। मतलब जहां पर आपका रिलीजियस राइट दूसरे फंडामेंटल राइट्स को डिसओबे कर रहा है, वहां पर आपका रिलीजियस राइट बैंड होता है, सीमित होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम के तहत अली खां को बोला कि अब कहां जा रहे हो इस बुढ़ापे में, इस बूढ़ी को ढोना पड़ेगा, नहीं सिर्फ 3 महीने नहीं, पूरा जीवन नान नफका देना पड़ेगा। अब भैया ये तो शरीयत का खिलाफ था। बात समझिए, राजीव गांधी की सरकार थी, बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति इल्जाम लगाती है वो गलत नहीं लगाती है, हम खुल के आपके सामने बता रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ साहब, तो पार्लियामेंट में राजीव गांधी ने एक मुस्लिम वीडो मैरिज एक्ट पास कर दिया, और इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को उलट दिया। तो यहां यही बात हम समझा रहे हैं कि ना अमेरिका के तरह जुडिशियल रिव्यू है, और ना ब्रिटेन के तरह ना वाला है, यहां बीच बीच वाला है। तो अब क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? चुप रह गया। अब उसका बदला किसने लिया? इतने सालों बाद मोदी जी ने लिया। अच्छा बताते हैं तुमको,
उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि हम जब आवेंगे तो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देंगे इसमें। तो ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित कर दिया, हलाला को, निकाह हलाला को अवैध घोषित कर दिया। अब कोई भी ये करता है तो वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक, सॉरी, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ के मुताबिक जो है गलत है। तो हम समझते हैं कि ये वाली बात जो न्यायिक पुनर्विलोकन वाला बताना था हमको, वो हम अच्छे तरीके से आपको केस के स्टडी के आधार पर ही बताया और व्याख्या के आधार पर ही बताया। अब आगे हम बताना चाहते हैं आपको कि वेस्ट मिनिस्टर ऑर्डर, तो ब्रिटेन में जो संसदात्मक शासन प्रणाली है ना, उसी को वेस्ट मिनिस्टर ऑर्डर बोलते हैं। वेस्ट मिनिस्टर एक्चुअली में एक बिल्डिंग का नाम है जहां पार्लियामेंट सब या पार्लियामेंट्री काम सब होता है। हाँ, बस हम कंक्लूड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो वहां बहुत सारे नियम आकार प्रकार हैं जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट की विशेषता है। उसमें से सब का सब हम नहीं अडॉप्ट किए, बल्कि कुछ ही अडॉप्ट किए। तो ऐसी परिस्थिति में निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं आप कि कैसा शासन व्यवस्था है, अध्यक्षीय है कि संसदात्मक है? तो इसका एक सेंटेंस में जवाब आप लिखेंगे कि अध्यक्षीय तो पूर्णतः है ही नहीं, जो संसदात्मक है उसका आदर्श रूप हमने नहीं अपनाया है ब्रिटेन के तरह, बल्कि कुछ परिवर्तनों के साथ अपनाया है। ये आपका कंक्लूड सेंटेंस हुआ, ठीक है। तो हम समझते हैं कि हम समझाने में विशेषता को सफल रहे। अगले क्लास में आएंगे तो क्या बोलते हैं, इसको और आगे बढ़ाएं या इतना में आपका काम चल जाएगा? और बढ़ाना है इसको? तो ठीक है, 2 क्लास लेना पड़ेगा, जैसा बोलिए, ठीक है। तो फिर सोमवार, आज लास्ट क्लास है पॉलिटी का ना, तो सोमवार को मिलेंगे तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो उस समय के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।